कांग्रेस के एक विधायक थे और वहां एक कांग्रेस का ऐसा कार्यकर्ता था जिसने लाखों रुपए, मैं बल्कि ये कह सकता हूं कि करोड़ों रुपए, अच्छा, दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस की मजबूती के लिए उसने लगाए। और दीपेंद्र हुड्डा का बड़ा नजदीकी भी था। अच्छा, उसने 5-6 बार कार्यक्रम रखा, अच्छा, लेकिन टाइम दे दें, एंड टाइम पे फिर नहीं आऊं। तो उसके साथ बेचारे ने लास्ट में फिर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करनी पड़ी। और कारण क्या था कि कांग्रेस का वहां भी सिटिंग एमएलए था। आज कांग्रेस क्यों फेल हो रही है? क्योंकि कांग्रेस के पास से नेता हैं, कार्यकर्ता तो कोई है ही नहीं। कार्यकर्ता क्यों नहीं है? क्योंकि 11 साल से आपका संगठन नहीं है। बिल्कुल, जब आपका कोई संगठन ही नहीं है तो कार्यकर्ता कहां से पैदा होंगे? ठीक बात। तो यही डिफरेंस है बीजेपी और कांग्रेस में। इस बहादुरगढ़ में राजेश जून पहले वो शख्स हैं जो निर्दलीय रूप से विधायक बने। इससे पहले कोई निर्दलीय यहाँ से विधायक नहीं बना था। ठीक बात है। और यहाँ जो राजेश जून और 2 नंबर पर आने वाले और 3 नंबर पर आने वाले, बिल्कुल, तीनों एक ही गांव के हैं। अच्छा, ये भी बड़ी गजब बात है। भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसमें एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता पता नहीं कब कहां और क्या बन जाए, और एक बड़े से बड़ा नेता वो जीरो पर भी आ सकता है, जिसका उदाहरण पंडित रामविलास शर्मा है जी, जो बिल्कुल आज साइड लाइन कर दिए गए हैं। और जिसका एक उदाहरण ये है कि नायब सिंह सैनी जो एक बहुत ही साधारण परिवार से आते हैं, वो आज प्रदेश के मुखिया हैं। तो ये निर्दलीय तो केवल इसलिए सरकार के साथ आए हैं कि सरकार बीजेपी की बन गई। सही बात। अगर खुदा न खास्ता है कांग्रेस की सरकार बन जाती तो ये कांग्रेस की तरफ चले जाते। बिल्कुल नेचुरल बात है। बिल्कुल। समर्थन दिया जेजेपी के 10 विधायकों ने जी। उन 10 में से चाहे उचाना से दुष्यंत के इलाके में वीरेंद्र सिंह बड़ा भाजपाई था उस समय, टोहाना में देवेंद्र बबली के इलाके में सुभाष बराड़ा बड़ा भाजपाई था जी, रामकुमार गौतम के इलाके में कैप्टन अभिमन्यु बड़े भाजपाई थे, रामकरण काड़ा के इलाके में कृष्ण बेदी बड़े भाजपाई थे। दोस्तों, राजनीति की बातों में चर्चा करने के लिए एक बार फिर से मेरे साथ मौजूद हैं प्रद्युमन जोशीला जी। नमस्कार प्रद्युमन जी। नमस्कार जी, सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम। और आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप इतने मन से वीडियो देखते हैं। दोस्तों, वीडियो को शेयर ज़रूर करते हैं, लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। और प्रद्युमन जी, एक खास वाक्य देखने को मिला बहादुरगढ़ में जी। बहादुरगढ़ में, क्योंकि अभी आपको पता है कि इस बार का जो चुनाव था उसमें बीजेपी के जो प्रत्याशी थे वो हारे थे जी, और वहाँ पर कांग्रेस के भी हारे थे जी। निर्दलीय प्रत्याशी राजेश जून वहां पर काफी अच्छे वोटों से जीते थे। बिल्कुल। और वहीं पर एक कार्यक्रम था ज्योतिबा सावित्रीबाई फुले के उस पे जयंती पे कार्यक्रम था जी, और उस कार्यक्रम में चीजें देखने को कुछ खास मिली जी। तो पहले तो राजेश जून ने काफी कसीदे पढ़े जी मुख्यमंत्री की बड़ाई करने के लिए, और उन्होंने अपनी तरफ से गांव और शहर के विकास के लिए अपना एक कह सकते हैं कि अपेक्षित बजट की मांग भी रखी जी। 200 करोड़ और 500 करोड़ का मामला था जी विकास के लिए, वो एक अलग बात है जी। लेकिन सीएम साहब ने मांग तो स्वीकार करी 5 करोड़ की जी। दूसरी बात, सबसे बड़ी जो बात ये देखने को मिली कि उन्होंने 2 बातें कही कि भाई बहादुरगढ़ के लोगों के लिए दो चेहरे है ना, दो आदमी मिल गए विकास करने के लिए जी। तो ये बड़ी गजब की बात है बोला जी। उन्होंने कहा भी अब ये दोनों है ना विकास कार्य मिल करके करवाएंगे जी। अब विधायक जो हैं वो भाजपा प्रत्याशी नहीं है रहे हैं वो, क्योंकि निर्दलीय उन्होंने भाजपा समर्थित हैं जी, उन्होंने समर्थन दे रखा है। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि भी इससे ये नज़र जरूर आया कि काफ़ी हद तक चाहे कितना भी हो, चाहे समर्थित हो या कैसे भी हो, चाहे हारा हुआ कैंडिडेट हो क्यों ना हो जी, बीजेपी सीरियसली लेती है, बीजेपी उसको साथ लेके चलती है। और कहीं ना कहीं सीएम का ये साफ संकेत भी नज़र आया कि भी ये भी एक उनका प्रयास रहेगा कि बीजेपी की जो पकड़ है या पहुंच है ना, वो भाजपा खास करके बहादुरगढ़ की और उस एरिया में, क्योंकि उस एरिया की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर किसी भी तरीके से कमज़ोर ना पड़े। क्यों प्रद्युमन जी, ऐसा ही लग रहा था? देखो, निश्चित रूप से प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं जी, उन्होंने ठीक है बहादुरगढ़ में तो सार्वजनिक रूप से कह दिया बिल्कुल, लेकिन उससे पहले भी उन्होंने बीजेपी की सरकार बनते ही एक बात कही थी कि जहां हमारे विधायक नहीं जीते हैं, जो हमारे प्रत्याशी हार गए जी, वो भी अपने आप को विधायक से कम ना समझें, और हमारे उन विधानसभा क्षेत्रों में वो विधायक के लेवल के ही हैं बिल्कुल, और कोई भी काम हो पूरे हरियाणा प्रदेश में जो है समान दृष्टि से हम विकास करेंगे। अब जिस बहादुरगढ़ का उन्होंने जिक्र किया जी, इस बहादुरगढ़ में राजेश जून पहले वो शख्स हैं जो निर्दलीय रूप से विधायक बने। इससे पहले कोई निर्दलीय यहाँ से विधायक नहीं बना था। ठीक बात है। और यहाँ जो राजेश जून
और 2 नंबर पर आने वाले और 3 नंबर पर आने वाले, बिल्कुल तीनों एक ही गांव के हैं। अच्छा ये भी बड़ी गजब बात है ठीक है कि तीनों ही एक ही गांव के हैं। और इससे पहले भी यहाँ चाहे वो 2019 का चुनाव हो तब भी दोनों प्रत्याशी एक गांव के थे। 2014 का चुनाव हो उसमें भी तीनों जो प्रत्याशी थे फर्स्ट सेकंड थर्ड वो एक ही, यही तीनों एक ही। इसके दिनेश कौशिक की बजाय इनका भाई था। अच्छा अच्छा नरेश कौशिक जो एमएलए बन गया था। ठीक है। पिछले चुनाव में नरेश कौशिक हार गया था जी। तो अब चूंकि एक तो भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत है, उसे निर्दलियों की कोई जरूरत है नहीं। ठीक बात। 48 विधायक बीजेपी के खुद के हैं। ठीक। दूसरा, राजेश जून की जो पृष्ठभूमि है, राजनीतिक पृष्ठभूमि, वो कांग्रेसी रहे हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा के नजदीकियों में रहे। लेकिन ये एक अलग बात है कि कांग्रेस ने उनको कभी टिकट नहीं दी। उन्होंने खूब खर्चा लगाया, बहुत अंधाधुंध और बड़ी मेहनत की। लोकसभा के चुनाव में भी दीपेंद्र हुड्डा को जिताने के लिए उन्होंने खूब प्रयास किए। लेकिन राजेंद्र जून चूंकि एक राजनीतिक परिवार से थे, कई बार के विधायक थे, तो उन पर बार बार भारी पड़ रहे थे। वरना तो 2014 से लगातार टिकट की रेस में थे राजेश जून। जी जी। लेकिन उनको कभी टिकट नहीं मिल पाई। आखिरकार निर्दलीय चुनाव लड़ा उन्होंने और वो विधायक बने। इससे पहले 2014 में भी लड़ा था इन्होंने, लेकिन तब ये हार गए थे। राजेश जून की बात कर रहे हैं। दिनेश कौशिक का ये पहला चुनाव था, वो पहले चुनाव में हार गए। उनके भाई नरेश कौशिक यहाँ से बीजेपी की टिकट पर विधायक बने थे 2014 में। तो कहने का अभिप्राय ये है कि अब चूंकि बहादुरगढ़ वो विधानसभा क्षेत्र है जो रोहतक लोकसभा में आता है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का इस इलाके में पूरा प्रभाव रहा है जी। और आज भी चाहे कुछ भी कहें, लेकिन रोहतक लोकसभा में तो कहीं ना कहीं एक प्रभावी जो है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज भी हैं। बिल्कुल। उस प्रभाव को तोड़ने के लिए नायब सिंह सैनी जी ये प्रयास कर रहे हैं। बहादुरगढ़ में सैनी समाज के भी अच्छे खासे वोट हैं और ब्राह्मण चेहरा दिनेश कौशिक हैं। राजेश जून जाट समाज से आते हैं। तो वो कहीं ना कहीं एक ऐसा कॉम्बिनेशन बनाना चाहते हैं कि ठीक है, इस बार तो हम जीत गए, निर्दलीय जीत गया, बीजेपी नहीं जीत पाई, ठीक है, उन्होंने हमें समर्थन दे दिया, लेकिन आगे जो पार्टी का ढांचा है, पार्टी का जो स्ट्रक्चर है वो बना रहे। और पार्टी क्योंकि कार्यकर्ताओं के बेस्ड पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जिसमें एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता पता नहीं कब कहां और क्या बन जाए, और एक बड़े से बड़ा नेता वो जीरो पर भी आ सकता है, जिसका उदाहरण पंडित रामविलास शर्मा है जी, जो बिल्कुल आज साइड लाइन कर दिए गए। और जिसका एक उदाहरण ये है कि नायब सिंह सैनी जो एक बहुत ही साधारण परिवार से आते हैं, वो आज प्रदेश के मुखिया हैं। तो यहाँ कोई भी कुछ भी हो सकता है जी। तो जिस तरह की उन्होंने बात कही वो दो चीजें इंगित करती है। एक बात तो ये है कि बीजेपी में कोई विधायक हो, यहाँ पार्टी कैडर सर्वोपरि है, पार्टी के कार्यकर्ता सर्वोपरि हैं। और इससे पहले एक हिसार का वाक्य मैं बताऊं जी दर्शकों को, जब हिसार में मुख्यमंत्री जी आए थे जो है जाट शिक्षण संस्था में, और उसके कार्यक्रम के बाद उन्होंने यहाँ एक बड़ा 10 साल से जो बहुप्रतीक्षित एक पुल था, सूर्यनगर पुल बोलते हैं, जो डबल पुल है, काफी समय लग गया। उसके लिए डॉक्टर कमल गुप्ता ने बड़े प्रयास किए और उन्होंने अपने राज्य में उसको बनवाने का काम किया जब वो विधायक थे। ठीक बात। उसका उद्घाटन अब हुआ जब वो चुनाव हार गए। यहाँ जो है नायब सिंह सैनी जी ने, डॉक्टर कमल गुप्ता उस कार्यक्रम में थे ही नहीं, हालांकि वो विदेश में थे जी। लेकिन भले ही वो विदेश में हो, उनका कोई प्रतिनिधि वहाँ हो सकता था, या वो 2-4 दिन के बाद भी उद्घाटन हो सकता था। और वहाँ सावित्री जिंदल को यहाँ फुल फ्लैश पावर देने का काम उन्होंने किया। अच्छा। उसके बाद शायद सीएम साहब को भी समझ आई होगी कि पार्टी कैडर बड़ा जरूरी है, क्योंकि यहाँ इस चीज़ की में बड़ी फजीहत हुई थी। बहुत ये चर्चा चली कि डॉक्टर कमल गुप्ता की उपस्थिति ना होना बड़े सवाल खड़े कर रहा है, और लोग बार बार ये कह रहे थे कि कमल गुप्ता का जो राजनीतिक कैरियर है वो कहीं ना कहीं जिंदल के निर्दलीय बनने से खत्म हो गया है। ठीक बात है। तो उस पर भी हो सकता मुख्यमंत्री जी ने कुछ सोचा हो, क्योंकि सावित्री जिंदल से तो बड़े राजेश जून है नहीं, क्योंकि सावित्री जिंदल तो मंत्री भी रह चुकी, उनका बेटा बीजेपी का सांसद भी है। बिल्कुल। और दिनेश कौशिक से तो बहुत ज्यादा बड़ा कद है डॉक्टर कमल गुप्ता का, वो 2 बार के मंत्री हैं, विधायक रहे हैं 2 बार लगातार, इस बार भी आ रहे हैं, जिला प्रधान भी रहे हैं। दिनेश कौशिक तो एक आम कार्यकर्ता था। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं इसके बाद पार्टी ने कोई ऐसा फैसला नायब सिंह सैनी ने लिया होगा कि निर्दलियों के साथ साथ बीजेपी कैडर के लोगों को भी जो है पूरी तवज्जो देनी चाहिए। प्रदेश में 3 निर्दलीय विधायक हैं, और तीनों जो निर्दलीय विधायक हैं ना, एक बड़ी गजब में बात बताऊं जी, तीनों के क्षेत्रों में मजबूत भाजपाई हैं।
चाहे वो हिसार में डॉक्टर कमल गुप्ता को कमजोर नहीं कहा जा सकता, नहीं बिल्कुल, राजनीतिक रूप से उनकी बीजेपी में अच्छी खासी पैठ है, आरएसएस में अच्छी खासी पैठ है, बिल्कुल। और चाहे बहादुरगढ़ के नेता हों, वहाँ भी बीजेपी के पास लगभग आधा दर्जन बड़े नेता हैं, और चाहे गन्नौर से जहाँ जो है कादयान साहब जो विधायक बने हैं, वहाँ भी बीजेपी के पास अच्छे खासे नेता हैं। ठीक बात है। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार और नायब सिंह सैनी की सरकार निर्दलियों की तुलना में और जो दूसरे नेता हैं उनकी तुलना में अपने कार्यकर्ता को, अपने नेताओं को, अपने प्रत्याशियों को ज़्यादा तवज्जो देगी, दे भी रही है, और मेरा ऐसा मानना है कि देनी भी चाहिए। ये निर्दलीय तो केवल इसलिए सरकार के साथ आए हैं कि सरकार बीजेपी की बन गई। सही बात। अगर खुदा न खास्ता कांग्रेस की सरकार बन जाती तो ये कांग्रेस की तरफ चले जाते। बिल्कुल नेचुरल बात है। बिल्कुल। और इस बार की बात नहीं, पिछली बार का भी अगर हम उदाहरण दें, पिछली बार 7 निर्दलीय बने। 7 निर्दलियों में सोमवीर सांगवान है, दादरी से निर्दलीय बने। उनकी तुलना में जिस बबीता फोगाट ने वहां से चुनाव लड़ा, उसको सरकार में चेयरमैन बनाया गया। बिल्कुल। बलराज कुंडू महम से विधायक बने, शुरू में उन्होंने समर्थन दे रखा था, बाद में उन्होंने ले लिया, लेकिन वहां जिन्होंने चुनाव लड़ा शमशेर खरकड़ा ने, उनको पूरी हवा में रखा। नीलो खेड़ी से जो धर्मपाल गोंदर निर्दलीय एमएलए बने, उसी नीलो खेड़ी से जो बीजेपी के थे भगवान दास कबीरपंथी जो अभी सिटिंग एमएलए हैं, उनको पूरी हवा में रखा। उसके बाद अगर हम बात करें पुंडरी से, रणधीर गोलन भले ही विधायक निर्दलीय बने और पुराने भाजपाई भी थे, लेकिन वहाँ चाहे वेदपाल एडवोकेट जिन्होंने चुनाव लड़ा, उनकी अच्छी खासी खूब चली। इसके अलावा और भी बहुत से वहाँ जो है अशोक गुर्जर जो जिला प्रधान थे उसी एरिया से, ढांड गांव है, तो उनकी खूब वहाँ तूती बोली। तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि निर्दलीय पिछली बार भी थे, और पिछली बार भी सरकार के पास जेजेपी के बाद बहुमत आ गया था, उसके बावजूद वहाँ भाजपाइयों को तवज्जो दी। जेजेपी ने समर्थन किया। देखिए एक मैं बड़ी बात बताऊं, समर्थन दिया जेजेपी के 10 विधायकों ने जी। उन 10 में से चाहे उचाना से दुष्यंत के इलाके में वीरेंद्र सिंह बड़ा भाजपाई था उस समय, टोहाना में देवेंद्र बबली के इलाके में सुभाष बराड़ा बड़ा भाजपाई था जी। रामकुमार गौतम के इलाके में कैप्टन अभिमन्यु बड़े भाजपाई थे, रामकरण काड़ा के इलाके में कृष्ण बेदी बड़े भाजपाई थे। तो तमाम जो जेजेपी के भी जीते थे, वहां भी चाहे मास्टर ईश्वर सिंह जीते गुला चिक्का से, वहां कुलवंत बाजीगर बड़े भाजपाई थे। तो इन सब को भी पार्टी ने पूरी तवज्जो देकर के रखी। बिल्कुल। कहने का अभिप्राय मेरा ये कि भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है जी जो अपने मूल कैडर को नहीं खोना चाहती, जो अपने मूल कैडर को कमजोर नहीं करना चाहती। बिल्कुल। और यही एक कारण है कि जो 50 लाख सदस्य बनाने का टारगेट भारतीय जनता पार्टी हासिल करने जा रही है। ठीक बात है। देखो अब ये 3 निर्दलीय हैं, इन 3 निर्दलीयों में ये तो है नहीं कि राजेश जून बीजेपी की सदस्यता ले सकता है। सदस्यता लेंगे तो विधानसभा में सदस्यता चली जाएगी। ना वो ये कभी चाहेगा कि मेरा जो कैडर है उनको मैं भाजपा के सदस्य बनाऊं। सही बात है। कल ना ये तसल्ली थोड़ी उनको अगली बार टिकट मिलेगी, उनका अपना एक ग्राफ है वो, इसलिए पार्टी को अपना कैडर खड़ा रखना पड़ रहा है और पढ़ना भी चाहिए। बिल्कुल। अगर कोई पार्टी अपने कार्यकर्ता को भूल जाएगी, देखो कार्यकर्ताओं के लिए या तो चौरी ओम प्रकाश चौटाला थे, ये स्थिति तब भी उनके सामने भी आई थी जब जेजेपी का और बीजेपी का गठबंधन होकर के सरकार बनी थी जी। तो उस वक्त भी आई थी कि अब ये जो सामूहिक कार्यक्रम हो रहे, क्या उसमें जेजेपी वाले नेता या मतलब दुष्यंत चौटाला जाएंगे, सीएम आएंगे या नहीं आएंगे, उनके अपने अपने कार्यक्रम होते रहे। बिल्कुल। वो जेजेपी अपनी सिस्टम था, बीजेपी का अपना था। और अगर बीजेपी जेजेपी के भरोसे उन 10 हलकों को छोड़ देती तो आज बीजेपी की क्या हालात होती। बिल्कुल। देखो जिन 10 हलकों में वो जो विधायक थे उनमें आप देखो नारनौल था, ठीक है, उचाना था, ऐसे हल्के थे। अगर इनको पार्टी छोड़ देती तो कहीं ना कहीं पार्टी डैमेज हो जाती, भारतीय जनता पार्टी। और छोड़ना भी नहीं चाहिए। कार्यकर्ताओं के लिए या तो चौरी ओम प्रकाश चौटाला थे, और या अब जो बीजेपी है, चौरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी कार्यकर्ताओं की बजाय विधायकों को प्रेफरेंस देते थे। मैं एक बड़ी गंभीर बात बताऊं, उनके पास बहुमत होते हुए भी जब 47 विधायक थे ना, तब भी वो विधायकों को ज्यादा तवज्जो देते थे। दूसरी बार जब उनके 40 आए और जो 5 हजका के टूट करके आए, तब भी वो विधायकों को तवज्जो देते थे। मैं एक बड़ी गंभीर बात बताता हूँ और नलवा विधानसभा क्षेत्र की बताता हूँ। नलवा विधानसभा क्षेत्र में दीपेंद्र सिंह हुड्डा का एक कार्यकर्ता के या कह लीजिए एक नेता के कह लीजिए कांग्रेसी नेता, अच्छा, जो बीजेपी में है, अच्छा, उस कांग्रेसी नेता के घर चाय का कार्यक्रम रखवा दिया। ठीक है। दीपेंद्र सिंह हुड्डा के। ठीक है। और यहाँ से जो है कांग्रेस के विधायक थे,
उन्होंने जलेबी उतरवा ली। दीपेंद्र हुड्डा उसके गया ही नहीं, वो जलेबी सूख गई। अच्छा, इसी तरह से बरवाड़ा में हुआ। हाँ। बरवाड़ा में कांग्रेस के एक विधायक थे और वहां एक कांग्रेस का ऐसा कार्यकर्ता था जिसने लाखों रुपए, मैं बल्कि ये कह सकता हूं कि करोड़ों रुपए, अच्छा, दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस की मजबूती के लिए उसने लगाए। और दीपेंद्र हुड्डा का बड़ा नजदीकी भी था। अच्छा, उसने 5-6 बार कार्यक्रम रखा, अच्छा, लेकिन टाइम दे दें, एंड टाइम पे फिर नहीं आऊं। तो उसके साथ बेचारे ने लास्ट में फिर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करनी पड़ी। और अच्छा। कारण क्या था कि कांग्रेस का वहां भी सिटिंग एमएलए था। जी। एमएलए कहेगा तभी जाएंगे, ये कंडीशन कभी नहीं चलती प्रजातंत्र में। क्या अकेला एक विधायक से आप काम चला लोगे? सही बात। आज मान लो 48 विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं, सीएम समेत। क्या मुख्यमंत्री जी उन 47 हलकों में जहां से बीजेपी के विधायक हैं, मुख्यमंत्री को छोड़ के, केवल उन्हीं लोगों के घर जाएंगे जिनमें विधायक कहेगा? हाँ, कैसे पार्टी चलेगी? नहीं कल अगर वो विधायक पार्टी छोड़ के चलेगा फिर क्या करेंगे? सही बात है। तो इसलिए बड़ी गंभीर बात यह है कि विधायक तो आते रहते हैं, बनते रहते हैं, पता नहीं कब कौन कहाँ बन जाएगा। आज बीजेपी में जो बने हुए हैं उनमें सारे बीजेपी के थोड़ी हैं। सही बात है। बहुत से तो ऐसे जो कोई कांग्रेसी है, कोई नेल्लो का है, कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है। जी जी, भानुमति का कुनबा सब इकट्ठा हो चुका है। हाँ। लेकिन कैडर जरूरी है, कैडर जरूरी, कार्यकर्ता। बिल्कुल। और कार्यकर्ता जिस दिन आपका खत्म हो गया उस दिन ना आपके विधायक बन पाएंगे। आज कांग्रेस क्यों फेल हो रही है? क्योंकि कांग्रेस के पास नेता हैं, कार्यकर्ता तो कोई है ही नहीं। कार्यकर्ता क्यों नहीं है? क्योंकि 11 साल से आपका संगठन नहीं है। बिल्कुल। जब आपका कोई संगठन ही नहीं है तो कार्यकर्ता कहां से पैदा होंगे? ठीक बात। तो यही डिफरेंस है बीजेपी और कांग्रेस में। और जिस लाइन पर नायब सिंह सैनी चल रहे हैं वास्तव में वो बड़ी सराहनीय है। और उनको बीजेपी के जो नेता और कार्यकर्ता हैं, चूंकि सरकार बीजेपी की है, हाँ जी, उनको विशेष तवज्जो देनी चाहिए। हाँ, काम सबके करने चाहिए। ठीक बात है, बिल्कुल जी। तो इस दौरान एक और वाक्य देखने को मिला था जी। जब ओम प्रकाश धनखड़ जी बैठे थे जी, और वहाँ के बीजेपी के जो जिला प्रधान थे, जिला अध्यक्ष जिसको भी कहते हैं, वो भी थे। जी। तो सीएम साहब मतलब काफ़ी देर तक कई विकास के मुद्दों पे जो ना स्पेशल चर्चा करते नजर आए थे। और राजेश जून जी साइड वाली कुर्सी से उनको देख रहे थे टकटकी लगाए हुए। तो कहीं ना कहीं है ना एक वो सोचने वाले लोग तो पता नहीं क्या क्या सोच लेते हैं यहाँ पर। देखो, निश्चित रूप से बीजेपी में पद को सलाम है। बिल्कुल। जो पद पर बैठे हैं हाँ, वो फन्ने खा है। हाँ। जिला प्रधान हमने ऐसे ऐसे देखे हैं कि इशार से ही लगा लीजिए। आज जो जिला प्रधान है वो एक बिल्कुल साधारण कार्यकर्ता था, अशोक सैनी। कहीं वो जिला प्रधान की लाइन में भी नहीं था। हाँ, और आज से 6-7 साल पहले जब मैं उनसे मिला था तब तो उनकी कहीं को गिनती में नाम नहीं था। जो एक गांव लेवल का कार्यकर्ता होता है ना, उस लेवल के कार्यकर्ता। और उसके बाद उन्होंने ये देखो कितनी प्रगति करके पहले कार्यालय सचिव, फिर जिला महामंत्री, अब वो जिला प्रधान बन गए। जबकि उनके पैरेलल के जो नेता थे वो जीरो बैठे हैं। उससे पहले जो जिला प्रधान रहे, ठीक है, सुरेंद्र पुनिया जी जिला प्रधान रहे, खूब उन्होंने धड़ल्ले से जिला प्रधानी चलाई, उन जैसी जिला प्रधानी आज तक, मैं बड़ी गंभीर बात कह रहा हूँ, सीरियस है वो, हिसार के इतिहास में किसी जिला प्रधान ने उन जैसी जिला प्रधानी नहीं चलाई। बिल्कुल। बड़े, और उस समय उन्होंने जिला प्रधानी चलाई जब बीजेपी के पास अपना कार्यालय तक भी नहीं था, वो किराए के कार्यालय में बैठे थे। सही। तब उन्होंने इतनी धड़ल्ले से कार्यकर्ता के लिए उन्होंने अपनी जो है हर एफर्ट्स किए। सही बात। उससे पहले जो जिला प्रधान रहे, आज बहुत से लोग तो ऐसे उनके नाम तक नहीं याद रखते। ठीक बात। यहाँ पद को सलाम है। बिल्कुल। जो राजपाल जांगड़ा है वो एक साधारण कार्यकर्ता ही थे, अब वो जिला प्रधान है। चूंकि जिला प्रधान है तो नेचुरल बात है। हाँ। और ओम प्रकाश धनखड़ पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं, उस प्रदेश के अध्यक्ष भी रहे हैं। अब चूंकि वो राष्ट्रीय सचिव हैं इसलिए उनको भी तवज्जो मिलनी। हाँ, सही बात है। अब राजेश जून तो केवल एक विधायक हैं, और वो विधायक है जिनकी अभी बीजेपी को कोई जरूरत भी नहीं, जरूरत नहीं, क्योंकि ना तो उनकी जरूरत अभी को राज्यसभा में पड़नी, सही बात, ना उनकी कोई सरकार बचाने के लिए पड़नी। ठीक है, वो तो आप बीजेपी ने समर्थन भी नहीं मांगा, उन्होंने तो खुद ने दिया है। हम तीनों निर्दलीय जो है समर्थन दे रहे हैं, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं, कांग्रेस के साथ थोड़े जाएंगे। सही बात है, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं बीजेपी, जो अभी हम पहले बात कर रहे थे कि बीजेपी अपने कार्यकर्ता को, अपने पदाधिकारी को, अपने नेता को तवज्जो देती है, और उसी का ये परिणाम है कि भारतीय जनता पार्टी 2 से, और केंद्र में भी सत्ता में, प्रदेश में भी सत्ता में, और हरियाणा की वो पार्टी बन गई जो लगातार 3 योजनाओं से सरकार में। बिल्कुल, कितनी बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात आपने कहीं ना कहीं ये दर्शा रहा है कि कोई भी पार्टी हो, अगर वो कार्यकर्ताओं की सुध बुध लेगी, कार्यकर्ताओं और नेताओं की पूछेगी,
तो निश्चित रूप से जो है नेता और कार्यकर्ता और जनता भी उनको सिरांकों पर बैठाएगी। बिल्कुल जी। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ और एक नई वीडियो में। तब तक के लिए मैं संजय ढांडा और प्रद्युमन जी आपसे लेते हैं अनुमति। आप सबको राम राम।